कि जैसे कि कोई स्टूडेंट है जिसका फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, घर भी अपना नहीं है, रेंट पे रहते हैं, फादर की इनकम इतनी नहीं है ईयरली और आईटीआर वगैरह तो कुछ है ही नहीं। उन बच्चों को लोन इतना ज़्यादा अमाउंट का कैसे मिल सकता है? तो भाई गवर्नमेंट की ना बहुत ज़्यादा स्कीम्स होती हैं, जैसे कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल करके होता है गवर्नमेंट ही बैंक्स में, विद्या ज्योति करके होता है जिसमें गर्ल्स को लोन मिलता है अप टू 30 लाख रुपीज़ का लोन। पर उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, आपका इंस्टीट्यूशन नंबर रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, आपका कोर्स डिपेंड करता है, आप डिप्लोमा कर रहे हो, पीजी डिप्लोमा कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, वो सब कुछ डिपेंड करता है, उसके बेस पे आपको लोन मिलता है। एज भी मैटर करती है और आपके उस केस में आपके फादर मदर जो आपका ब्लड रिलेशन होता है उनके बिहाफ पे आपको लोन मिलता है गाइस। तो ये सब कुछ थोड़ा बहुत डिमांडिंग रहता है। आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इंटरनेशनल एजुकेशन लोन। आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी स्टडीज़ को अफोर्ड कर पाएँ। तो उन बच्चों के लिए वीडियो मैं बना के दे रहा हूँ ताकि उनको पता चल जाए कि वो अपना लोन कैसे क्लियर करा सकते हैं, कौन से बैंक से क्लियर करा सकते हैं and which is the most important documents which you have to keep ready if you are planning to go abroad, if you are planning to apply for a loan। इस वीडियो में मैं अपनी स्टोरी के साथ साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी और मेरा क्या प्रोसीजर था बैंक से लोन क्लियर कराने का। हाँ तो गाइस अब शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले मैं गया अपना कैनरा बैंक मेरे घर के बिल्कुल पास में था। तो जैसे ही मेरा कंडीशनल ऑफर लेटर आया तो मैं कैनरा बैंक जाके मैंने मैनेजर से सीधा डायरेक्ट बात करी कि ये मेरा ऑफर लेटर है और ये मेरा एडमिशन हो चुका है कनाडा की इस यूनिवर्सिटी में, तो मेरे को लोन चाहिए सर। तो उन्होंने बोला अरे सर मक्खन, आपका लोन आपके हाथ में है सर, आप ही का तो बैंक है, ये पैसा आप ही का है सर, आपके हाथ में कैसी आपने बात कर दी, आपको पूछना भी नहीं आना चाहिए था इस बात के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ और अपना अनकंडीशनल लेटर लिया, ऑफर लेटर जो है अनकंडीशनल लेके आ जाओ मेरे पास। तो भाई मैं 2 हफ्ते बाद वापस से गया कैनरा बैंक। तो वही मैनेजर ने बोला सर आपका लोन रेडी है, आप बस डॉक्यूमेंट दे दो। मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए भाई। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद बोलता है बंदा हमारी तो एक ही शर्त है सर, आपको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस 10 साल तक कराना पड़ेगा। दैट मीन कि आपको हर साल 1-1 लाख रुपए देने पड़ेंगे 10 साल तक के लिए। तो मतलब मैंने कहा वाह बेटे, मैंने कहा तूने तो हमारे जज्बातों के साथ खेल दिए, तूने इतना बड़ा धोखा कर दिया। अब अगर मैं 1 लाख रुपए तुम्हें हर महीने सिर्फ इंश्योरेंस के आपको हर महीने दूंगा, इससे बढ़िया है कि मैं अपना लोन ही ना उतार दूँ। 7 लाख रुपए का मेरा लोन हाथों हाथ लोन उतर जाएगा। तो ये मेरा मैटर था बस भाई। उसके बाद मैं गया अपने उसमें HDFC बैंक। तो HDFC का सीन ये था भाई, उनके चोचले बहुत ज़्यादा थे। मतलब उनको तो पूरे खानदान पूरे ज़िले का वो चाहिए डॉक्यूमेंट, सबका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, सबके ITR फलाना ढिमकाना, बहुत ही ज़्यादा चोचले थे उनके। फिर उसके बाद मैं गया SBI बैंक में। SBI बैंक वाले ने सीधा सीधा मुझे बोल दिया कि 1.5 से 2 महीने लगेंगे आपके प्रोसेसिंग में लोन के, लेकिन 100% अप्रूव हो जाएगा आपका लोन। पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी हाफ फीस पे कर चुका था। जो मेरी कंसल्टेंसी थी उन्होंने ना मेरी आधी फीस लोन से पहले ही सबमिट करा दी। उन्होंने बोला अपनी फीस आप सबमिट कर दो जितने पास आपके पास है, बाकी आपका लोन आएगा तो होता रहेगा काम। मैंने कहा लोन नहीं मिला फिर? कह रही वो तो आपका रिफंड हो जाएगा। भाई ये बता दो, ये गलती बिल्कुल मत करना, लोन से पहले अपनी फीस जल्दीबाजी में सबमिट मत करना कि आपका ऑफर लेटर चले जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ऐसा मत करना क्योंकि कभी भी पैसे वापस आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ पैसे आपको वापस तभी मिलेंगे जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल होएगा। अदरवाइज़ ये कोविड के केस में अलग सीन चल रहा है, लेकिन वैसे वीज़ा रिफ्यूज़ल पे ही आपका रिफंड आता है, नहीं तो नहीं आता। तो ये गलती मत करना। तो भाई आखिरी उम्मीद मेरी खुद का बैंक था, मतलब OBC बैंक। खुद का तो नहीं, मतलब बचपन से सारे अकाउंट, स्कूल की फ़ीस, मतलब हर जगह हर चीज़ में वही था आगे, और उसी में हमारे पूरे फैमिली के अकाउंट हैं। तो बस आखिरी, सबसे आखिरी में वो मैं गया कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। तो वही वाला सीन था भाई। तो मैंने जाके सीधा मैनेजर से बात करी। तो मैनेजर को मैंने अपना ऑफ़र लेटर दिखाया, अपने कोर्स के बारे में बताया, कौन सा मेरा कोर्स है, कौन किस मतलब कितने साल की मेरी स्टडीज़ एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो भाई उन्होंने बोला आपका लोन क्लियर हो जाएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके आ जाओ। अब हम इस वीडियो के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन चाहिए। भाई सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है आपका इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि आपका फादर या मदर का होगा। ध्यान रखना वो ब्लड रिलेशन का होता है।
अब वो मिनिमम आपको 2 से 3 साल का आईटीआर चाहिए ही चाहिए। अब भाई कई केसों में ऐसा होता है कि कइयों के फादर की इनकम इतने नहीं होती है कि वो आईटीआर फाइल करते हो। मानते हो कि नहीं मानते? तो उस केस में आपको क्या करना है, भाई आपको सबसे मिनिमम अमाउंट का आईटीआर बनाना है जो कि होता है 3 लाख रुपए का। वो 3 लाख रुपए का आईटीआर पे आपका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होता, मतलब आप इनकम टैक्स फाइल नहीं करते, वो नील होता है, ज़ीरो होता है। तो आपको 1500 से 1600 रुपए में वो कोई भी सीए से आप बना के रखो। एटलीस्ट 2 साल तक लगातार आपको आईटीआर बनाना पड़ेगा अपने फादर का। तो वो आपको बैंक में शो करना पड़ता है, ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, मतलब पहली डिमांड होती है, ठीक है? अब अगर वहीं पे हम दूसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें, तो वो होता है आपके फादर का आय प्रमाण पत्र। अगर आपके पास आईटीआर नहीं है, आईटीआर आपके पास सिर्फ 1 साल का है, तो उस केस में बैंक वाले आपसे माँगेंगे आय प्रमाण पत्र। वो आपको तहसीलदार से बनाना पड़ेगा। एक 30 रुपए का फॉर्म आता है, उसकी मतलब 30 रुपए की फ़ीस होती है, उसको फॉर्म फिल करके आपको वहाँ पे सबमिट करना है और विदिन 1 टू 2 वीक्स में आप आय प्रमाण पत्र आपके हाथ में होगा, तो वो आप सबमिट करा सकते हो। ये हो गए 2 मेन डॉक्यूमेंट। अब तीसरा मेन डॉक्यूमेंट होता है आपका कॉलेज का ऑफर लेटर, जो कि होना चाहिए अनकंडीशनल, और फिर उसके साथ-साथ आपकी फ़ी रिसिप्ट। उस अनकंडीशनल ऑफर लेटर में सब कुछ मेंशन होता है कि आप कितने साल की स्टडी कर रहे हो और आपकी टोटल फीस कितनी है, कौन सा कोर्स है। अब गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उस ऑफर लेटर में आपकी पूरे साल की फीस होती है, पूरे कोर्स की फीस एक साथ होती है, पर लेकिन वो बैंक में नहीं चलती। उसके लिए आपको पूरा मतलब सेमेस्टर वाइज फीस दिखानी पड़ेगी रिसिप्ट में बैंक वालों को कि हमको इतनी इतनी फीस हर सेमेस्टर में देनी होती है। तो अब फोर्थ इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम इसको। फोर्थ इंपॉर्टेंट होता है आपकी अभी तक की पूरी लाइफ टाइम की क्वालिफिकेशंस, जैसे आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, आपके सारे मतलब कितने आपके स्कोर्स थे, आपने अगर कोई जीआरई दिया है वगैरह वगैरह, आपके सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे बैंक में। जितने अच्छे आपके नंबर होंगे उतना आपको जल्दी लोन अप्रूव हो जाएगा, उतना उनको ज़्यादा ट्रस्ट हो जाएगा कि ये बंदा जेन्युइन है और सच्ची में जाके पढ़ाई ही करेगा। फिफ्थ डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसमें आ जाती हैं आपकी सारी आइडेंटिटीज़, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका डोमिसाइल, देन आपके फादर मदर के डॉक्यूमेंट, सारी मतलब जितने भी आपके पास आपके आइडेंटिटीज़ हैं, लाइसेंस से लेके उनका राशन कार्ड भी लगेगा, आपका बिजली का बिल, आपका पानी का बिल। अब उसी पे हम सिक्स्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें गाइस। अब भाई उनको देखना होता है कि ये मतलब जो फैमिली, जो स्टूडेंट आ रहा है लोन लेने, वो फाइनेंशियली मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रांग है कि नहीं है, उसके पास कितना बैंक बैलेंस है। तो आपको सारे बैंक बैलेंस अपने दिखाने पड़ेंगे उनको कि आपका किसी और बैंक में भी अकाउंट है, अगर है तो उसमें कितने पैसे आपके जमा हैं, आपके मदर के अकाउंट में कितने, आपके फादर, आपकी ग्रैंड मदर, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, सबके अकाउंट्स में कितने कितने पैसे हैं, और उसके साथ साथ आपके पास कितना गोल्ड है, ठीक है ना? कितना आपके पास गोल्ड है और कितनी आपके पास प्रॉपर्टी है। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी के पेपर आपको शो करने पड़ेंगे, आपके फादर के नाम पे वो प्रॉपर्टी है कि नहीं है, या कौन उसका फाइनल ओनर है। तो ये कुछ हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब आपको मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता दूँ जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को टेंशन होती है, जो कि होती है कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक में थोड़ा डिफरेंट रहता है। पब्लिक बैंक में हमारी एजुकेशन लोन स्कीम्स चलती हैं। तो उस केस में क्या होता है, अगर आपका लोन 7.5 लाख रुपए तक का है, तब आपको कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ेगी। ज़रूरत ही नहीं होती कोई कोलेटरल, वो आपको सीधा मिल जाएगा लोन, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, अगर आपका लोन 7.5 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट का है, आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उस केस में कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। अब मानते हैं कि हम लोग 10 लाख रुपए का लोन प्लान कर रहे हैं। तो अगर हम 10 लाख रुपए का लोन प्लान कर रहे हैं, तो कम से कम आपकी प्रॉपर्टी 17 से 18 लाख रुपए की होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ 10 लाख बाय चांस आप लोन रीपे नहीं करते हो, तो अगर वो आपकी प्रॉपर्टी रखते हैं, तो उस प्रॉपर्टी में इतना अमाउंट होना चाहिए कि वो जो आपका लोन का इंटरेस्ट है वो भी आप पे कर दो। तो उस हिसाब से 17 से 18 लाख रुपए का लोन का आपका इंटरेस्ट मिला के अमाउंट हो जाती है, तो उतने का आपका लैंड भी होना चाहिए गाइस।
तो ये कुछ बात हो गई हमारी कोलेटरल सिक्योरिटी की। अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ जो आपको पहले से ही दिमाग में रखनी पड़ेगी कि अगर आपको लोन लेना है 7.5 लाख रुपए का मिनिमम, तो बैंक आपको सारा पैसा एक बारी में नहीं देगा गाइस। उस केस में आपको क्या करना है, आपको पहले ही बैंक मैनेजर से बात करके रखनी है कि सर ऐसा-ऐसा है, मेरे को पूरे साल की फीस एक साथ पे करनी पड़ती है। तो उस केस में वो बैंक वाले क्या कहेंगे कि भई आप अपने कॉलेज से लेटर लिखवा के आओ कि आपके पूरे साल की फीस एक साथ डिमांडेड है। पर अब कॉलेज वाले वो लेटर आपको लिख के नहीं देंगे क्योंकि उनको पूरे साल की डिमांडेड नहीं होती है। वो कुछ कॉलेजेस सिर्फ सेपरेट हैं, जैसे कि नदन कॉलेज हो गया टोरंटो में, तो वो जैसे पूरे साल की फीस माँगता है तो आप वो दिखा सकते हो। लेकिन अब बाकी कॉलेजेस पूरे साल की फीस एक साथ नहीं डिमांड करते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, या आपकी जो पूरे साल की फीस होती है आपका वीज़ा डिमांड करता है क्योंकि आपको एसडीएस कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो आप अपना वो जो वीज़ा की जो डिमांड लिस्ट होती है, आप वो बैंक वालों को प्रिंट आउट करके दे सकते हो कि देखो इसमें मेंशन्ड है, हमको पूरे साल की फीस सबमिट करनी पड़ेगी। बहुत टाइम पे वो लोग वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन मोस्टली नहीं करते हैं। आपको पूरी फीस एक साथ मिलनी मुश्किल है, ठीक है ना? तो पर फिर भी वो थोड़ा-सा आगे पीछे करके मतलब इतना कर देते हैं कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर लोन पूरा नहीं मिलेगा तो फ़ायदा नहीं है लेने का। जिस बच्चे को पूरा ही लोन चाहिए, तो अगर मिला ही नहीं तो फ़ायदा क्या? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, पहले से ही आप सब कुछ क्लियर करके रखना बैंक वालों से गाइज़। अब हम बात करते हैं कि पब्लिक बैंक या फिर प्राइवेट बैंक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइज़ इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना? तो इंटरेस्ट रेट किसका ज़्यादा होता है? भाई जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं ना, उनका इंटरेस्ट रेट हमेशा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स। क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चलती हैं कि हर बच्चे को पढ़ने का हक है इंडिया में। तो इस वजह से जो एजुकेशन लोन स्कीम्स होती हैं, तो उसको मानते हुए जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। मैंने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से अपना लोन अप्रूव कराया हुआ है 7.5 लाख का। तो उसका कुछ इंटरेस्ट रेट 9.3 करके कुछ है, और प्राइवेट में 11 पॉइंट से ऊपर जाता है। तो सोचो कितना कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया। अब दूसरी अगर हम बात करें कि कौन सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, भाई टाइम कंज्यूमिंग ना दोनों बैंक ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने प्राइवेट बैंक में भी एक्सपीरियंस करा है और मैंने पब्लिक बैंक में भी एक्सपीरियंस करा है। अब अगर हम वहीं पे बात करते हैं थर्ड पॉइंट के, और हम थर्ड पॉइंट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं, तो भाई उसमें आता है मोर डॉक्यूमेंट्स। मतलब कौन से बैंक ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स डिमांड करते हैं। तो सीधा कट टू कट प्राइवेट बैंक जो हैं वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं किस बात का शक होता है हमारे ऊपर। और पब्लिक बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे, सिर्फ उतने ही डिमांड करेंगे जितना की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा फालतू के चोचले नहीं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोन का प्रिपेयर कर रहे हो, तो भाई लोन लेने जाओ आप पब्लिक बैंक से, जैसे कि एसबीआई हो गया और आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो गया। एज सच को मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। जितनी डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस करी है उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी गलती मत करना कि आप प्राइवेट बैंक में धक्के खाते फिरो। पब्लिक बैंक में जाओ, थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले थोड़ा-सा अप्लाई कर दो ताकि आपको लेट ना हो, लेकिन आपका 100% लोन अप्रूव हो जाएगा अगर कोई दिक्कत आपके डॉक्यूमेंट्स में नहीं है।